ठीक। बस उसके भी अच्छा, क्लासेस अभी हम शुरू करें, लेकिन सबसे पहले जो है वो सारे बच्चे मुझे, वालेकुम अस्सलाम, सब बच्चे पहले मुझे बता दें कि आवाज़ जो है वो सही आ रही है। जितने भी बच्चे अभी ऑनलाइन हैं मुझे ओके का मैसेज कर दें कि सवाल जो वो क्या नाम है, आवाज़ जो है वो आपको सही आ रही है। ठीक है हसन, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अंशरा, ठीक है ठीक है, यूसरा का भी आ रही है आवाज़, थोड़ी स्लो है। सही है, अच्छा ये भी सही कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी और किसी को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही आवाज़ में? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम मास, खैरियत से? ठीक है, आवाज़ आ रही है फ़ातिमा, आवाज़ आ रही है ना? सही है, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। सही, तो अगर किसी को भी आवाज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो मुझे ड्यूरिंग द क्लास मैसेज कर दे। सही है, ताकि उसको जो है वो हम देख लेंगे फिर। ठीक है, अच्छा, तो क्लास जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले जो है वो हम क्लास जो है वो स्टार्ट करें, कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने पिछला जो हमारा लेक्चर हुआ था, सही है, उसमें जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, सही है, तो आपने किस किस ने जो है वो रिवाइज़ किया है? ठीक है, किस किस कौन कौन रिवाइज़ करके बैठा है चीज़ों को? सही है, कि मैंने आपको बताया था कि जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं प्रीवियस क्लास का जो है, अच्छा जो बच्चे नहीं थे, सही है, उनका नहीं है, जो बच्चे नहीं थे क्या नाम है, उनको तो उनकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएंगी। तो वो जो प्रीवियस क्लास हो ना, तो वो आप देख के फिर वो नई क्लासेस आप देख लें। ठीक है ना? सही है, जिनकी फर्स्ट वन है वो तो ठीक है, जिन्होंने जिनकी प्रीवियस क्लासेस हैं, ठीक है, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई कौन कौन जो है पढ़ के आया है। चलिए ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं क्लास। सही है, तो सबसे पहले जो है तो आज जो है वो हमारा हमने लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो शुरू किया था। तो आज उसका जो है वो लेक्चर 2 है, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। सही है, ये हमने जो है वो शुरू किया था। सही है, और हाँ, रिकैप भी मैं दूंगा। सही है, तो इसमें हमने जो है वो इसके जो स्टार्टिंग जितने भी क्वेश्चंस थे, सही है, मेजरली हमने इसके 3 क्वेश्चंस जो है वो लास्ट क्लास के अंदर कवर किए थे। सही है, तो उसको जो है मैं अभी आपको स्टार्टिंग में उसको रिपीट भी करवाऊंगा। ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस भी होंगे आपसे। तो जो बच्चे लास्ट क्लास के अंदर थे, सही है, जिन्होंने लास्ट क्लास दी थी, ठीक है, वो उसके जो है वो मुझे जवाब भी दीजिएगा। सही है, और जो है वो उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन भी करता जाऊँगा। ठीक है भाई, सही। तो लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी इसके अंदर सबसे पहले हम देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, ओके। तो अब बच्चों को याद होगा कि हमने प्रीवियस जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने पहली जो चीज़ समझी थी, सही है, वो थी हमारे पास व्हाट इज़ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, सही है, हमने वो समझा था कि भाई केमिस्ट्री क्या होती है। सही है, और उससे रिलेटेड कुछ हमने एग्जाम्पल ली थी डायमंड की। बच्चों को याद होगा कि हमने जो है वो डायमंड की एग्जाम्पल के ज़रिए ये चीज़ समझी थी कि हम केमिस्ट्री के अंदर किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को, कंपोजिशन को और स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी करते हैं। सही है, ये सिर्फ मैंने एक याद दिलाने के लिए वो जो स्नैप है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। सही है, कंप्लीट वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से भी इसको फिर देख सकते हैं, सारा जो लेक्चर है वो रिपीट कर सकते हैं। सही है, अच्छा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी हमारे पास, फिर हमने केमिस्ट्री की एक जो नेक्स्ट डेफिनेशन होती है, सही है, जो कि थी हमारे पास, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द स्टडी ऑफ चेंज। सही है, तो स्टडी ऑफ चेंज के हवाले से हमने जो है वो उसके अंदर समझा था कि भाई कि केमिस्ट्री जो है उसको स्टडी ऑफ चेंज क्यों कहा जाता है। सही है, तो उसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल आपको दी थी भाई टी की। सही है, कि भाई जब हम चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, सही है, तो उसके अंदर जो हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, तो जब वो सब कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं, सही है, तो वो सारी चीज़ें, सही है, सारे कंपोनेंट्स आपस में मिलके एक नई चीज़ को डेवलप करती हैं। यानी कि इसमें मैंने एग्जांपल दी थी भाई
पानी हो गया या फिर पत्ती हो गई या फिर मिल्क हो गया या फिर चीनी हो गई, जब ये सब चीज़ें आपस में मिलती हैं सही, तो ये क्या बनाती हैं भाई, टी बनाती हैं। तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्या होती है, मुख्तलिफ होती है, सही है। तो इसी तरीके से होता है कि भाई जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अकर होता है, सही है, तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि वो जब दो चीज़ें आपस में मिलके कोई नई तीसरी चीज़ बनाती हैं तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। इसलिए केमिस्ट्री को स्टडी ऑफ चेंज भी कहा जाता है, सही। अच्छा, जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो कहाँ से मिलेगा, सही है, और रिकॉर्डेड लेक्चर इसके अलावा जो नोट्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे, तो पहले मैं क्लियर कर दूँ, सही है, ताकि फिर बीच में बच्चे जो वो चीज़ सवाल ना पूछें। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे कल या परसों से, और कल और परसों से ही आपको जो आपके ग्रुप्स हैं उसके अंदर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें ताकि फिर बार बार बच्चे जो है ना बीच में एक ही सवाल ना करें, सही है। तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, सही है, वो भी आपको जो है यूट्यूब पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो नोट्स हैं वो भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 मसले आपके हल हो गए, ठीक है भाई, ओके भाई, सही है। तो अभी आज माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे नए हैं, सही है ना। तो नए बच्चों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अभी जल्दी से हम एक रिव्यू कर रहे हैं पुराने लेक्चर का, तो जल्दी से इसके अंदर शामिल हों, सही है। चीज़ों को एक शॉर्ट लेक्चर में समझा रहा हूँ, समझें, और फिर इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी करूँगा, तो जो पुराने बच्चे हैं वो उसका जब जवाब देंगे तो उसमें भी कुछ चीज़ें रिवाइज होंगी, तो उसको भी ज़रा आप गौर से सुनिएगा, सही है। फिर हम नया लेक्चर आज का जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये दो साइड्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, एक तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन के हवाले से थी सिंपल, और दूसरी हमारे पास केमिस्ट्री की ही डेफिनेशन जो कि एक दूसरी डेफिनेशन है, सही है, उसके हवाले से थी। फिर इसके अलावा जो हमने इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, सही, ये था हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री जो है वो हमारे सोसाइटी के अंदर कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, कहाँ कहाँ पे यूज़ केमिस्ट्री का है, किन फील्ड्स के अंदर है, सही है। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो हमने इस स्लाइड के अंदर जो है वो शेयर करी थी, कि जैसे कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है, सही है, उसका यूजेज जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, सही है, दूसरा इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तीसरा फूड के अंदर, चौथा मेडिकल यानी कि मेडिसिन्स वगैरह के अंदर, सही है, और जो हमारे पास पांचवा है, सही है, वो है हमारे पास कंस्ट्रक्शन, सही है। तो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वगैरह होते हैं उनकी भी डेवलपमेंट के अंदर केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शंस ही परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी, सीमेंट वगैरह जो मटेरियल्स हमारे होते हैं, स्टील हो गई, सीमेंट हो गई, इन सब की जो कॉम्पोजिशन है ये सब की सब जो है वो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री के ज़रिए ही पॉसिबल हो सकी है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस हमारे हो गए, सही, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे, सही है। एक हमारे पास हो गया व्हाट इज़ केमिस्ट्री की पहली जो हमारे पास मेन डेफिनेशन है, और फिर केमिस्ट्री की ही जो दूसरी डेफिनेशन थी इसके हवाले से हमने चीज़ें पढ़ी थी। और फिर जो हमारे पास थर्ड टॉपिक है, सही, ये हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से, जिसमें हमने सोसाइटी के अंदर केमिस्ट्री की इम्प्लीमेंटेशंस के हवाले से पढ़ा था कि सोसाइटी में केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है भाई, ये वाली बात हो गई। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, सही है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सही है, वो था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री यानी कि हमारे पास जो क्या नाम है 11 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपकी ठीक है, ब्राइट का जो इशू है वो भी अभी मैं सही करवा देता हूँ, सही है, उसको भी टैकल कर लेंगे, ठीक है, सही है हसन, अभी मैं ब्राइट का इशू सही करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है, सही है, इसके हवाले से हमने पढ़ा था, जो आपके बुक के अंदर 11 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं, सही है, जो नई बुक के अंदर आपके पास शामिल हैं, सही। तो यहाँ पे जो है फिजिकल केमिस्ट्री हो गई या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल, मेडिसिनल, क्वांटम और ग्रीन केमिस्ट्री, ये 11 ब्रांचेस थी, सही है, जो कि हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर इसमें हर ब्रांच को डिस्कस किया था, सही। तो जो नए बच्चे हैं, सही है, वो जब रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होगा यूट्यूब पे उसको देखेंगे तो उससे भी उनको आइडिया मिलेगा। इसके अलावा जो आपको नोट्स आपके ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर, सही है, तो उसको भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको उससे भी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। अच्छा,
अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, सही है, ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से। सही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमने जो क्या नाम है, हिस्टोरिकल केमिस्ट हैं जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं केमिस्ट्री के अंदर, उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को हमने जो है वो स्टडी किया था। सही है, तो उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी भाई कि किस केमिस्ट ने, सही है, जो है वो केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर कौन कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो दी हैं। अब मैंने आपको बताया था भाई आपकी बुक के अंदर जो है वो 31 साइंटिस्ट जो है वो केमिस्ट्री के शामिल हैं, सही है, जिनके हवाले से इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी गई हैं। सही, लेकिन जो है मैंने जो स्पेसिफिकली यहाँ पे शॉर्ट किए थे, सही है, वो मैंने किए थे मुस्लिम साइंटिस्ट को, क्योंकि पेपर्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं, सही है, वो मुस्लिम साइंटिस्ट के हवाले से किया जाता है। सही है, और या फिर कभी कभार क्वेश्चन आता है तो वही कहते हैं कि भाई कोई से भी 3 साइंटिस्ट, कोई से भी 4 साइंटिस्ट के हवाले से आपने जो है यहाँ पे हमें उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस बतानी है। सही है, तो उसमें आप यही सारे मुस्लिम साइंटिस्ट के हवाले से लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बच्चे लास्ट लेक्चर में शामिल थे, सही है, उनसे मैंने एक काम का कहा था, उनको याद होगा, सही है, कि ठीक है, हाँ, मतलब क्या उनकी भी कंट्रीब्यूशन है भाई केमिस्ट की, एल्बर्ट आइंस्टाइन की, ठीक है। अच्छा, तो उनको मैंने काम दिया था कि रिमेनिंग 31 हमारे पास जो मुकम्मल केमिस्ट हैं उनमें से 4 के हवाले से तो मैंने डिस्कशन कर ली थी, लेकिन जो रिमेनिंग हमारे पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट है अराउंड 27 बचते हैं। सही, मुस्लिम नहीं, सॉरी, आज की जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो उनके हवाले से मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि भाई आपने जो है उसके हवाले से भाई पढ़ के आना है। ठीक है भाई, उसके हवाले से जो है वो आपने पढ़ के आना है, उनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा। ठीक है, तो आप भी जो है वो पता चल जाएगा कि भाई जो बच्चे जिन्होंने पढ़ के आए हैं, सही है, उन्होंने जो है वो कितना अच्छा तरीके से जो है वो पढ़ा है। सही है, वो सब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो मेन टॉपिक्स हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो कवर अप किए थे। इसके अलावा कुछ मैंने आपसे सवालात भी किए थे लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सही है, तो सबसे पहले जो है मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, सही है, ताकि जो है मैं ये देख सकूं कि जो बच्चे पुराने लेक्चर के अंदर थे, सही है, उन्होंने कितने अच्छे तरीक़ों से चीज़ों को रिवाइज किया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अब सुन ले भाई, पहले तो कि जो बच्चे लास्ट लेक्चर में थे, सही है, सिर्फ वो शामिल है। अच्छा, जो बच्चे नए हैं उनको ये बात, मतलब उनके आंसर्स पता हैं तो वो भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मैं सवाल पूछूंगा आपसे, ठीक है, और उसका जवाब आपने मुझे बताना है। सही है, हर सवाल के लिए सिर्फ 5 सेकंड्स होंगे। ठीक है ना, तो अभी सिर्फ 5 से 6 सवाल मैं करूंगा, ज़्यादा जो है वो सवाल मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, गौर से सुनना है आपने। सही है, अच्छा, जो बच्चा पहले जवाब दे देगा, सही है, वो सही, ठीक है, माना जाएगा। बाकी सबने भी देने हैं, लेकिन पहले वाला जो है वो विनर माना जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल गौर से सुनना है आपने। ठीक है, जे ब्लैक जो साइंटिस्ट है, इन्होंने किस एलिमेंट को डिस्कवर किया था? जे ब्लैक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने किस एलिमेंट को डिस्कवर किया था? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। सुनैना फरीद, वेरी गुड। सही है, अंशरा ने भी मतलब तकरीबन दे दिया था, और डाइऑक्साइड लिखना भूल गई। सही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सही है, वो जे ब्लैक की जो है वो डिस्कवरी। तो पहला जो हमने अभी सवाल किया है, सही है, तो उसका जो आंसर है हमारे पास, सही है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जे ब्लैक ने उसको डिस्कवर किया था। सही है, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 एलिमेंट्स की जो थ्योरी है, 4 एलिमेंट्स की जो थ्योरी है वो किस मशहूर ग्रीक फिलोसोफर ने दी थी? 4 एलिमेंट्स की जो थ्योरी है वो किस मशहूर ग्रीक फिलोसोफर ने दी थी? एरिस्टोटल, वेरी गुड। अंशरा हैदर, वेरी गुड। मुस्कान ने भी सही जवाब दिया है, आयजा ने भी सही जवाब दिया है, मास तारिक ने भी सही जवाब दिया है। ठीक है, लेकिन पहले जो जवाब दिया है वो अंशरा ने दिया है। सही, तो दूसरा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 4 एलिमेंट्स की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, तो उसका जवाब है हमारे पास एरिस्टोटल। सही है, इन्होंने जो है हमें 4 एलिमेंट्स थ्योरी जो है वो पेश की थी। यानी कि इनका मानना था कि भाई हमारे पास जो पूरी यूनिवर्स है ये 4 एलिमेंट्स से मिलके बनी हुई है। सही है, तो ये 4 एलिमेंट थ्योरी कहलाती थी। अच्छा, इसके बाद
अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करने लगा हूं, सही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी किस केमिस्ट ने की थी? सही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी किस केमिस्ट ने की थी? फराडे, वेरी गुड भाई। हसान, क्या प्लाटो कहाँ चले गए तुम? प्लाटो ने तो कुछ दूसरा काम किया था, उसने तो एलिमेंट का आइडिया दिया था। ठीक है, तो मुस्कान अलीम ने पहला जो जवाब दिया है माइकल फराडे, सही है। तो दूसरा जो हमारे पास तीसरा जो हमारे पास आंसर है वो है माइकल फराडे, सही है। इन्होंने जो है हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो स्टडी है, सही है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से आप जितनी स्टडी करोगे उसमें आपको कहीं ना कहीं बेसिक जो स्टडी है वो माइकल फराडे से रिलेटेड लाजमी तौर पे मिलेगी। अब आप फिजिक्स में पढ़ो या केमिस्ट्री में पढ़ो, सही है, आपको माइकल फराडे का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर लाजमी नज़र आएगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा अब एक और क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, अब गौर से सुनिएगा। हाइड्रोजन एटम का क्वांटम मॉडल किसने पेश किया था? हाइड्रोजन एटम का क्वांटम मॉडल किस केमिस्ट ने पेश किया था? देखते हैं कौन जवाब देगा। हाइड्रोजन एटम का क्वांटम मॉडल किस केमिस्ट ने पेश किया था? अच्छा, फरदान खान कह रहे हैं कैवेंडिश। भाई कैवेंडिश ने नहीं किया था, उसने हाइड्रोजन डिस्कवर किया था भाई, सही है। फरदान कैवेंडिश ने हाइड्रोजन डिस्कवर किया था। अंशरा ने श्रोडिंगर बोला भाई, श्रोडिंगर ने जो क्वांटम मॉडल पे वर्किंग करी है, लेकिन उसने हाइड्रोजन का एटम का मॉडल नहीं समझाया। आयशा अतीक ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, पहला जवाब जो सही आया है वो आयशा अतीक, वेरी गुड। नील बौहर ने, सही, इसके अलावा अब्दुल हादी ने भी सही जवाब दिया है। नील बौहर, अंशरा ने करेक्ट कर लिया है, वेरी गुड, सही है। तो जो पहला भाई किसने बोला था भाई? आयशा अतीक, आयशा अतीक, वेरी गुड। तो हमारे पास जो फोर्थ मैंने आपसे सवाल पूछा है इसका जवाब है हमारे पास नील बौहर, सही है। तो नील बौहर ने हाइड्रोजन एटम के क्वांटम मॉडल को डिस्कवर, मतलब उसने जो उसकी स्टडी करी थी। ठीक है, अच्छा भाई। तो अब एक और सवाल भाई, एक और सवाल, सही है। नेम, गौर से सुनना है आपने, सही है। नेम टू साइंटिस्ट हु डिस्कवर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। नेम टू साइंटिस्ट हु डिस्कवर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। भाई टू साइंटिस्ट बताना है। ये माहरूख नाज एक बताया है, ये आपने माहरूख नाज ये एक बताया आपने, मैंने टू साइंटिस्ट का पूछा है। स्टैंड्रा नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ये बताया है भाई। अंशरा बहुत फास्ट चली है भाई, वेरी गुड अंशरा, बहुत अच्छी स्टडी करके बैठे हैं भाई। ठीक है, बहुत अच्छे। मास तारिक ने भी सही बताया, स्टैंड्रा नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ये वो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर किया था, सही है। तो क्या नाम है, यहाँ पे हमारे पास जो फिफ्थ जो आंसर है वो एक है हमारे पास स्टैंड्रा नाथ बोस, इसको मैं सिर्फ खाली बोस लिख देता हूँ, सही है, स्टैंड्रा नाथ बोस। और इसके अलावा जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो है हमारे पास एल्बर्ट आइंस्टाइन, सही है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट हैं, सही है, जिन्होंने जो है वो हमारे पास फोर्थ जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको जो है वो डिस्कवर किया था। ठीक है भाई, अच्छा सही है। आई वॉज नॉट इन द क्लास, जस्ट रीड द बुक, वेरी गुड मारूफ, लेकिन फिर भी आप अच्छे जवाब दे रही हैं, सही है ना, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब जब आप एक दफ़ा लेक्चर जो पुराने लेक्चर है वो सुन लेंगी और फिर नोट्स को स्टडी करेंगी ना, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छा क्लियर हो जाएगा, सही है। तो गुड है, अच्छी बात है। जो नहीं पुरानी क्लास में नहीं था और वो भी जवाब दे रहे हैं, सही है। अच्छा, इसके अलावा जो नए बच्चे हैं भाई मैं उनको बता दूं कि भाई क्लास में एक्टिव रहना है आपने, सही है, हाँ ठीक है। तो जो भी आपको जवाब आता हो या फिर जो भी मैं सवाल पूछूं आपने एक्टिवली उसका जवाब नहीं देना है। जितने भी हमारे सारे पुराने शातिर खिलाड़ी बैठे हुए हैं ना, ये सारे ये जो है वो मास तारिक है और ये अंशरा है, ये पुरानी सारी क्लास, सुनैना फरीद है, ये सारी पुरानी क्लास के वहाँ देखें माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त तरीके से जवाब दे रहे हैं, सही है। अच्छा, एक और मैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के जो वो पार्ट से मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सही है, आपने उसका बताना है मुझे कि हमारे पास ऐसी कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, सही है, हमारे पास ऐसी
कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसके अंदर, सही, जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मोशन को स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मोशन को स्टडी करते हैं। सही है? नहीं, हसन हाशमी नहीं, महरुख नाज नहीं, मास तारिक फिर से बाजी ले गया। सही, सुनैना फारी थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन आंसर है इसका क्वांटम केमिस्ट्री। सही है? तो 6 जो मैंने आपसे ब्लैंक पूछी है, सही है, उसका आंसर है क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है भाई? तो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं, सही, उनके मोशंस को हम क्या करते हैं, सही, स्टडी करते हैं। यानी बेसिकली हम उनके बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं जब वो मोशन में होते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? अच्छा, एक और सवाल कर लेते हैं, फिर हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। सही है? आखिरी सवाल एक हो जाए, ठीक है, फिर हम नए जो टॉपिक है उसकी तरफ जो है वो हम मूव करेंगे। सही है? अच्छा, क्वेश्चन सब तैयार रहें, नए बच्चे भी तैयार रहें। सही है? क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, सही है, जो कि हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी जिस केमिस्ट्री के अंदर, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर की जाती है, हाइड्रोकार्बन्स। कौन है भाई ये? तो ज़बरदस्त, फौरन भाई वो तो आगे ही निकल गया। मुस्कान अलीम थी पहली जिन्होंने, माज था, मुझे लग रहा है माज ने पहले जो है वो जवाब दिया है। ठीक है भाई, वाह भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, ये केमिस्ट्री, फरदान, बस केमिस्ट्री, सही, नाम तो बताओ कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है भाई। ठीक है? नहीं, बायो केमिस्ट्री नहीं है हसन हाशमी भाई, इसका आंसर है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही है? तो ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो है वो स्टडी, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं, सही, हम उनको जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है भाई? सही। तो ये एक ओवरव्यू था। हर क्लास से पहले हम थोड़ा सा 5-10 मिनट निकाल के, सही, पुरानी जो क्लास होगी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम कर लिया करेंगे, ताकि जो चीज़ें हैं जो वो हमारे पास क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। सही है? तो आज के जो हमारे स्टार्स हैं, एक तो भाई अंशरा, वेरी गुड है, ठीक है, और दूसरा माज ने भी बड़ा एक्टिवली पार्ट लिया है, सही है, और अच्छे सही आंसर भी दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा मारूफ नाज ने भी इसमें एक्टिवली पार्ट लिया है, सही है, आइज़त तंजील, ठीक है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन्होंने पार्ट लिया। अगर किसी का नाम मैं मिस कर गया हूँ, सही है, तो जिन्होंने आज पार्ट लिया है और सही आंसर्स दिए हैं, सही है, उनके लिए बिल्कुल वेल डन, बहुत अच्छे। इसी तरीके से आप जो है वो तैयारी करते रहेंगे ना, सही है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपको चीज़ें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड भी हो जाएंगी। ठीक है भाई? तो हम आगे की तरफ मूव करें भाई। ठीक है, किसी को भी क्वेश्चन तो नहीं है? सही है। अब हम आज का जो हमारा नया टॉपिक है, सही है, हमने उसको स्टडी करना है। सही है, तो आज हम देख लेते हैं कि भाई आज हमारा कौन से टॉपिक है जिसको हमने स्टडी करना है। सही है, तो ये हमारा जो है वो SLO वाला पेज जो हमने लास्ट टाइम भी आपसे शेयर किया था, सही है, तो इसको हम देख लेते हैं कि भाई इससे हम हर बार जो है वो शो करा देंगे, सही, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि भाई इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कितने कितने टॉपिक्स हो चुके हैं और कितने कितने टॉपिक्स रह गए हैं। सही, तो जो लास्ट हमारे पास क्लास हुई थी, इसके अंदर हमने व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ठीक है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन सोसाइटी, जैसे मैंने आपको बताया, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। सही है, अबाउट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जो 11 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमने इसको भी स्टडी कर लिया है। सही है, इसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री, सही है, यानी कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट है और जो डिफरेंट साइंटिस्ट का मैंने आपको एक काम दिया था और मुझे बिल्कुल पता चल गया कि बच्चे पढ़ के आए हुए थे आज। सही है, जवाब जैसे उन्होंने ठा करके जवाब दिए है ना, बड़ा मज़ा आ गया। सही है, तो ऐसे ही मेहनत करनी है आपने। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब आज के जो टॉपिक है हमारे पास, सही है, एक तो है भाई ये वाला क्वेश्चन, सही है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट, ओहो कहाँ गायब हो गया, हाँ, ये क्वेश्चन है हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस, जिसके अंदर हम आज जो है वो मैटर, एटम, मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंस एंड एलिमेंट, सही, इनको जो है वो आज हम स्टडी करेंगे। आज हमारा पहला जो है वो ये टॉपिक रहेगा। अच्छा, इसके हवाले से फिर दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है, सही है, ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। हम आज ये समझेंगे कि भाई
वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, सही है, वो क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है और उसको किस तरीके से स्टडी करना है, सही है। फिर इसके अलावा आज का जो दूसरा हमारे पास तीसरा जो टॉपिक है, सही है, वो होगा केमिकल फार्मूला के हवाले से कि भाई केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और ये हमें क्या चीज़ बताता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सही है, ये है व्हाट आर कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, सही है, यानी कि भाई कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है, सही है, और क्या नाम है, कंपाउंड्स किसे कहा जाता है और मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आज हमारे पास 1 2 3 और 4 ये 4 हमारे पास टॉपिक्स हैं जो कि आज हमने जो है वो कवर अप करने हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। एक दफ़ा सारे टॉपिक्स बच्चों को देखने हैं, सही है, वो देख लें, ओके, सही है। तो अब मैं आगे की तरफ जो है वो मूव कर रहा हूं, सही है बेटा। ये लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना, यूट्यूब पे। अब जो लास्ट हमारा जो लेक्चर था, इंशाल्लाह वो 1 से 2 दिन के अंदर वो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो जो आप इस क्लास में पढ़ोगे ना, वो सारी चीज़ें आपको रिपीटेड वहाँ पे भी मिल जाएंगी, ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है भाई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म्स का, जो कि अभी मैंने आपको बताया है, सही है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि भाई आज हमने कौन कौन सी टर्म्स जो है, सही है, वो स्टडी करनी है, सही है। तो पहला जो हमारे पास टॉपिक है ये है मैटर, सही है भाई। मैटर क्या होता है, सही है, और इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, सही है, और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, क्योंकि मैटर एक बेसिक सा टॉपिक है। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसके अंदर ही मैंने बच्चों से जो है वो मैटर के हवाले से क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने जवाब भी दिया था। देखो भाई अंशुला ने फिर से जवाब दे दिया, सही है, लास्ट क्लास में भी यही थी, है। अच्छा मारूफ नाज बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है, पूछ लें, क्या पूछ रही है? मारूफ नाज, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ, फिजिक्स थे, ठीक है, लेकिन उनकी जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो हमारे पास BEC कहलाता है, सही है, उसकी जो स्टडी है वो केमिस्ट्री के जो है वो उसके अंदर आती है, बाउंड्री के अंदर आती है, सही है। तो वो थे मेनली फिजिस्ट, सही है, लेकिन जो है वो क्या नाम है, उनकी जो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की, उसको हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, तो अब आगे चले। अच्छा, पहला तो हमें मैटर को स्टडी करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेंगे, मैटर क्या होता है। फिर इसके बाद जो है हमने एटम को स्टडी करना है, एटम क्या होता है, सही है। फिर इसके बाद मॉलिक्यूल, सही है। अब एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, इसको हम स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद फोर्थ वन इज सब्सटेंस, कि भाई सब्सटेंस क्या होता है, सही है, उसकी डेफिनेशन क्या है, सही है। और इसके अलावा एलिमेंट, ठीक है। और फिर ये देखेंगे भाई सब्सटेंस और एलिमेंट के दरमियान जो है वो हमारे पास फ़र्क क्या है, सही है। तो इन सब की एक तो हमने बेसिक जो चीज़ें जो हमें पता हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, सही है, क्योंकि भाई बोर्ड में जब क्वेश्चन आना है तो हमें सिर्फ ये क्वेश्चन डिफाइन करना है, सही है। लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ है, सही है, जो भाई एक छाजों का जो बच्चा है वो दूसरे बच्चों से थोड़ा सा आगे भी होना चाहिए, तो है, तो उसको चीज़ें एक्स्ट्रा भी पता होनी चाहिए, तो उन चीज़ों को भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है भाई। तो ये है हमारे पास पहला टॉपिक, सही है, जिसमें हमने अभी जो फर्स्ट क्या नाम है टर्म हमने डिस्कस करनी है, ये है हमारे पास मैटर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, तो पहली जो हमारे पास टर्म है, सही है, मैटर, ठीक है भाई। मैटर क्या होती है, इसकी जो डेफिनेशन है, सबसे पहले तो इसका स्टार्टिंग पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन है, सही, जो आप लोग ने मुझे अभी कुछ बच्चों ने लिख के भी बताई है कि भाई मैटर इज एनीथिंग, सही है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, सही है। यानी कि मैटर हम हर उस चीज़ को कहते हैं कि जिसके पास कोई ना कोई मास हो, सही है, और वो जगह ऑक्यूपाई करे, सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर मैं आपसे बोलूँ कि अपने इर्द गिर्द ज़रा एक आप निगाह को दौड़ाइए, सही है, तो आपको पता चलेगा कि आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, सही, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं,
सही है, आया वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सही है, उन सब के अंदर से ये चीज़ पाई जाती है, सही है, कि भाई उनका मास भी है और उन्होंने यूनिवर्स के अंदर कोई ना कोई स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, इंक्लूडिंग अस। ठीक है, जैसे मारूफ नाज पूछ रही है कि भाई आर वी मैटर, भाई हाँ हम भी मैटर हैं, भाई हमारा भी तो मास है और हमने भी जगह क्या की हुई है, ऑक्यूपाई की हुई है, सही है, तो हम भी जो है वो क्या कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे। सही है, तो मैटर हर उस चीज़ को कहा जाएगा, सही है, कि जो मास रखता हो और उसने स्पेस जो है ऑक्यूपाई किया हुआ हो। सही है, तो अब यहाँ पे अब जो केमिस्ट्री की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि भाई केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस, वो ब्रांच ऑफ साइंस है कि जिसके अंदर हम मैटर की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ते हैं। सही है, मैटर की प्रॉपर्टीज, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक और मैटर के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, यानी कि बेसिकली हम स्टडी किसको कर रहे हैं, मैटर को कर रहे हैं। और अभी हमने आपको क्या बताया कि भाई आपके अराउंड जितनी भी चीजें मौजूद हैं, सही है, आपको जो जो नजर आ रहा है और जो जो नजर नहीं भी आ रहा, गैसेज हैं जैसे कि एयर है, आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन एयर इज ऑल्सो अ मैटर। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हम मैटर की स्टडी कर रहे हैं, सही है, तो बेसिकली जो है वो हम जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर मौजूद हैं, हम केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर जो है वो मौजूद हैं और हम उसमें रहते हुए मैटर की कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को क्या करते हैं भाई, स्टडी करते हैं। सही, तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब मैटर जो है, सही, यानी कि अगर आप अपने आसपास मैटर को देखेंगे, सही है, तो ये आपको तीन फॉर्म्स के अंदर, फंडामेंटल जो इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं उसके अंदर आपको ये नजर आएगा। इट इज फाउंड इन 3 कॉमन स्टेट्स विच इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। सही, तो एक तो हमारे पास इसकी जो स्टेट है वो है हमारे पास सॉलिड। सही, यानी कि क्या नाम है, वो तमाम तर चीज़ें, सही, जिनका एक जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, सही, वो हमारे पास क्या कहलाती है भाई, सही, वो हमारे पास क्या कहलाती है भाई, सॉलिड कहलाती हैं। सही है, फिर इसके बाद लिक्विड, फिर इसके बाद गैस। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास जो है, सही, ये तीनों की तीनों जो है वो हमारे पास फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर्स जो है वो कहलाती हैं। सही है, अब यूसरा मुस्कान ये पूछ रही है कि भाई सर गैस इज ऑल्सो मैटर, तो इसका भाई जवाब हाँ है। सही है कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि भाई गैस जो है, सही, ये भी हमारे पास मैटर की एक स्टेट है। सही है, अच्छा जी, सही है, मैटर की एक स्टेट है। सही है, तो तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को हम समझते हैं, सही है, कि भाई जो ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सही है, ये हमारे पास जो है वो किस तरीके से बनती हैं। सही, अच्छा मारूफ नाज ये बोलनी है कि बट गैस डजंट ऑक्यूपाई स्पेस। देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे भाई स्पेस बड़े से बड़ा हो या फिर छोटे से छोटा हो, स्पेस होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, सही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, वो हमारे पास मैटर कहलाएगा। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या है कि भाई आपके क्या नाम है, आपके सामने जो है वो आपका एक सामने मोबाइल मौजूद है। सही है, अब मोबाइल ने आपकी डेस्क के ऊपर या फिर जहाँ पे भी आप बैठे हुए हो, सही है, उसने कोई ना कोई जगह तो ऑक्यूपाई की हुई है ना। सही है, लेकिन कम जगह ऑक्यूपाई की हुई है बनिस्बत कि आपके कमरे में जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, सही है, जो टीवी रखा हुआ है, ठीक है, उसने जो है वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई की हुई है। सही है, तो मास जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा वो उतनी ज़्यादा जगह को ऑक्यूपाई करता जाएगा, मास जितना कम होता जाएगा वो उतनी ही कम जगह को ऑक्यूपाई करता जाएगा। तो इसी तरीके से करते 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 अगर हम एक मॉलिक्यूल, एक एयर के मॉलिक्यूल पे चले जाते हैं, सही है, तो उसका जो मास है वो कम होते 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 बहुत कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है, सही, कि भाई उसको हम अपनी नेकेड आई यानी कि अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सही है, हाँ उसका मास इतना कम है कि हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन जगह उसने भी ऑक्यूपाई की हुई है। अगर उसका मास है तो जगह उसने भी ऑक्यूपाई की हुई है। सही है, तो हाँ गैस जो है वो भी स्टेट ऑफ मैटर है और वो भी जगह घेरता है, लेकिन चूंकि उसका मास बहुत कम है, सही, इसलिए उसने कम जगह घेरी हुई है। सही है, अब इतनी कम जगह घेरी हुई है, सही, जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन स्पेस उसने भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है भाई, अच्छा
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास बनती हैं, सही, ये बनती जो है वो किस तरीके से। देखिए इसमें क्या होता है, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं या फिर जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, इनके अंदर जो फर्क होता है वो किस चीज़ का होता है, वो होता है इनके अंदर एनर्जी का फर्क, एनर्जी लेवल्स का फर्क होता है, सही है। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सही है भाई, हम यहाँ पे एक सॉलिड कंसिडर करते हैं, सही है, सॉलिड हम कंसिडर करते हैं, सही है, जैसे कि भाई फॉर सपोज हम कंसिडर करते हैं आइस, सही है, आइस सॉलिड है, ठीक है, आइस जो है वो सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉलिड को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई अगर हम सॉलिड को एनर्जी प्रोवाइड करें, सही है, सॉलिड को क्या करें बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करें। अब एनर्जी का मतलब क्या है कि भाई उसको हम किसी तरीके से भाई हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सही है, उसको हम क्या कर रहे हैं भाई, एनर्जी, क्या नाम है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सही है, तो उसको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई बताएं कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड को अगर एनर्जी यानी कि हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है मेल्ट, क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, सही है। और मेल्ट होने के बाद वो किस स्टेट के अंदर आ जाता है भाई, लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाता है, सही, किस स्टेट में, लिक्विड में। जैसे कि आपने कॉमनली क्या देखा है कि बर्फ है, सही, बर्फ को अगर आप बाहर निकाल के रखो, सही है, तो क्या होगा कि वो जब हीट गेन करेगा, सही, तो वो पिघलते 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 किस स्टेट के अंदर आ जाएगा भाई, लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाएगा, सही है। तो अगर हम क्या करते हैं कि सॉलिड को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं यानी कि हीट प्रोवाइड करते हैं, सही, तो वो किस स्टेट के अंदर आ जाता है भाई, लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाता है, सही। और अब मुझे बताएं कि अगर हम क्या करते हैं कि लिक्विड स्टेट जो है इसको भी अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें, सही है, यानी कि इसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ा दें, किसके ज़रिए भाई, हीट के ज़रिए, सही है, हीट के ज़रिए हम उसको और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं यानी कि उसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, सही है, तो क्या होगा कि वो किस स्टेट के अंदर आ जाएगा भाई, गैस में आ जाएगा, सही है। यानी कि अगर आप पानी को बॉयल करने के लिए रखते हो, सही है, तो क्या होता है कि वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और वेपर्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, से गैस फॉर्म होती है, ठीक है, तो वो गैस फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि भाई सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हीट, सही है, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, यानी कि सॉलिड की एनर्जी बढ़ाई तो वो किस स्टेट के अंदर आ गया, लिक्विड स्टेट के अंदर आ गया। और लिक्विड जो कि एक स्टेट ऑफ मैटर है, अगर हम उसकी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं इन टर्म्स ऑफ हीट प्रोवाइड करके, सही है, तो वो किस स्टेट के अंदर आ जाएगा भाई, गैस स्टेट के अंदर आ जाएगा, सही है। तो यहां तक बात क्लियर है कि भाई हमारे पास जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स किस तरीके से बनती हैं, सही, किस तरीके से बनाई जाती हैं, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स, उनके एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस की वजह से, कि भाई सॉलिड की एनर्जी सबसे कम, सही, फिर आप जब उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ हीट तो वो किसके अंदर आ जाएगा, लिक्विड फेज के अंदर आ जाएगा। और फिर उसको जब हम मजीद एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो किसके अंदर आ जाएगा, क्या नाम है, गैस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल है, अगर हम यहाँ पे गैस को भी हीट प्रोवाइड कर दें, सही है, अगर हम यहाँ पे गैस को भी हीट प्रोवाइड कर दें, सही है, यानी कि उसकी एनर्जी को हम और ज़्यादा बढ़ा दें तो बताओ क्या होगा, उमर बेहतरीन, अच्छा उमर तुक्का मारा है, क्या है, प्लाज्मा, सही है। तो यहाँ पे हम क्या आ जाएंगे भाई, यहाँ पे हम आ जाएंगे इन द 4th स्टेट ऑफ मैटर, सही है, हम किसके अंदर आ जाएंगे, 4th स्टेट ऑफ मैटर विच इज प्लाज्मा, ठीक है, विच इज प्लाज्मा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि भाई हमारे पास जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, वो किस तरीके से सॉलिड, लिक्विड, गैस से जुड़ी हुई है, सही है। तो अगर हम कहानी शुरू करते हैं सॉलिड से, सही है, तो सॉलिड में अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो लिक्विड, इसकी एनर्जी को और बढ़ाएं तो गैस, इसकी एनर्जी को और बढ़ाएं तो प्लाज्मा, सही है, तो वो किस स्टेट के अंदर आ जाती है भाई, वो 4th स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आ जाती है, सही है। अच्छा भाई आप सवाल पढ़ते हैं भाई, पहले तो उमर ने जवाब दिया था, वेरी गुड उमर, वेरी तुम सही है, आयशा अतीक ने भी जवाब दिया था प्लाज्मा, ठीक है। अच्छा हसन हाशमी का एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सही, 4 इज प्लाज्मा,
सही, विच हैव डिफरेंट ऑफ एनर्जी, मोर एनर्जेटिक एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, ये सवाल नहीं मतलब बता रहे हो, ठीक है, हाँ भी सही, ये बात तो सही है। अच्छा, फिर इसके बाद रुमैसा प्लाज्मा, सही है मारूफ नाज, बट इट्स जस्ट अ थ्योरी, सही है। अच्छा मारूफ नाज, ये थ्योरी नहीं है, सही है, क्योंकि प्रैक्टिकली प्लाज्मा जो है वो क्या नाम है फॉर्म किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है, तो ये थ्योरी नहीं है, सही है, तो इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ नॉट थ्योरी, हाँ भाई सही बता रहे भाई, सही, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर इट, सही है, इट इज़ पॉसिबल, प्लाज्मा हैव मैनी एप्लीकेशंस टू, नियॉन लाइट इज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सही है। तो मारूफ नाज ने जो बोला कि भाई ये जो है वो जो एक थ्योरी है, सही है, ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है, सही, तो उनका जवाब क्या है कि भाई ऐसा पॉसिबल है, प्लाज्मा स्टेट डिस्कवर हो चुकी है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है, सही है। और यहाँ पे अगर हम गैस की एनर्जी की लेवल्स को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, सही, तो हम प्लाज्मा स्टेट के अंदर चले जाएंगे, सही। क्या सवाल है मारूफ नाज बेटा आपका? Yes, if gas occupies space, then why don't we suffocate? Cause it's everywhere, सही है। वैसे हम जैसे स्टेट ऑफ मैटर का भी हमारे पास चैप्टर है पूरा एक मुकम्मल ना, तो उसके अंदर हमने इसको बड़ा ब्रीफली डिस्कस करना है, लेकिन आपकी सिर्फ इस कन्फ्यूजन का जो जवाब है वो मैं दे देता हूँ, सही है। तो भाई गैस जो है वो जगह तो ऑक्यूपाई करती है, सही है, लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सही है, वो बड़े फार अवे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, सही है। तो जो है गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत कम होती हैं और नेग्लिजिबल होती हैं, इसलिए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, दैट्स वाई वी नॉट सफोकेट, सही है, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी, सही है, लेस डेंसिटी होती है, वेरी गुड, सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर गैस को भी अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम कहाँ चले जाएंगे, प्लाज्मा में चले जाएंगे। अब प्लाज्मा क्या होता है, सारी चीज़ें जो है वो फिर हम स्टेट ऑफ मैटर के अंदर डिस्कस करेंगे, वरना ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर हम फिर नया चैप्टर ही शुरू कर देंगे स्टेट ऑफ मैटर का ना, सही है। तो अभी से हमने क्या रखना था जहन में, क्या बनाना था कि भाई स्टेट ऑफ मैटर आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, एक सवाल अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखो, ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी एक चेन पढ़ी, सही है, तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा, सही है, अगर हम इसकी एनर्जी को यानी कि हीट एनर्जी को अगर हम कम कर देंगे, सही है, तो हम वापस से कहाँ चले जाएंगे, सही है, क्योंकि जैसे जैसे हम एनर्जी को बढ़ाते जा रहे थे, सही, हम आगे की तरफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, अब प्लाज्मा की हीट एनर्जी को अगर हम कम कर देंगे, एनर्जी को कम कर देंगे, तो वापस से हम कहाँ चले आएंगे, गैस में चले आएंगे, और गैस की एनर्जी को अगर हम कम कर देंगे तो कहाँ चले जाएंगे, लिक्विड में चले जाएंगे, और लिक्विड की एनर्जी को अगर हम कम कर देंगे तो कहाँ चले जाएंगे, सही है, सॉलिड में चले जाएंगे, और अगर सॉलिड की एनर्जी को अगर हम कम कर देंगे तो कहाँ चले जाएंगे, है भाई, अगर हमने सॉलिड की एनर्जी को भी कम कर दिया तो क्या होगा, ये अंशा ना, ये पढ़ के बैठी हुई है, ये है, बुक तो नहीं खोली हुई तुमने, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड अंशा, वेरी गुड, सही है। तो भाई अगर हम सॉलिड की एनर्जी को भी कम कर देंगे, सही, तो फिर हम चले जाएंगे कहां पे, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे कहां पे भाई, हम चले जाएंगे BEC, सही है, यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सही है। अभी हमने पढ़ा था ना, अभी मैंने एक सवाल पूछा था कि भाई ये जो हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, सही है, ये जो है वो किसने डिस्कवर की थी, सही है, तो आपने नाम दिया भाई आइंस्टाइन और बॉस, सही है। तो उन लोगों ने जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, हाँ वैसे ये फिफ्थ होना चाहिए, बुक के अंदर जो है ना फोर्थ लिखा हुआ है इन लोगों ने, फोर्थ जो है वो प्लाज्मा है, सही है, और फिफ्थ जो है वो BEC कहलाएगी, ठीक है ना, तो लेकिन वो बुक के अंदर जो है ना उन्होंने फोर्थ लिखी हुई है वो, सही है, इसलिए मैंने वो उसके हिसाब से सवाल पूछा था कि आप बोलोगे चीटिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है, सही है, और ये इसमें बी का मतलब है बॉस, जो कि स्टैंड्रा नाथ बोस के नाम से है, सही है, इसमें आया हुआ है, और ई का मतलब है आइंस्टाइन, सही है, तो बॉस आइंस्टाइन, और ये होता है हमारे पास कंडेंसेट, सही है। तो अगर हम क्या करते हैं कि भाई सॉलिड जो है, सॉलिड उसकी
एनर्जी को और भी ज़्यादा कम करते हैं, सही, तो फिर हम चले जाते हैं BEC के अंदर, सही, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाती है। सही, क्लियर हो गई बात यहाँ पे भाई? सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड जो डिस्कशन थी, सही, वो हमारे पास जो है वो मुकम्मल हुई। सही, इसके अंदर ही मैंने एक पिक्चर भी जो साथ लगाई हुई है, जो कि आपको क्या नाम है, एनर्जी लेवल्स के जरिए जिस जिस तरीके से स्टेट ऑफ मैटर जो है वो तब्दील होती हैं, सही, उनको जो है वो शो करा रही है। सही कि भाई हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है भाई, जैसे कि आइस है, ठीक है, उसको अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर लिक्विड को अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर गैस को अगर हम फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सो वी गेट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज प्लाज्मा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही, तो यहाँ पे हमारे पास मैटर का जो टॉपिक था ये मुकम्मल हो गया। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लें, 5 सेकंड्स, सही, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मूव करूंगा जल्दी से। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लिख दें भाई, क्या लिखते हैं भाई, ओके की रिपोर्ट, सही है ना, ओके लिख दें, ओके की रिपोर्ट लिख दें, सही है, ताकि फिर हम आगे की तरफ मूव करें। सही है, सब बच्चे बोल रहा हूँ मैं, जो सारे बच्चे जो जवाब नहीं दे रहे ना, कौन है इसका नाम लूँ? अच्छा, वैसे सब जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, सही है, ओके की रिपोर्ट, सही, वेरी गुड, ठीक है, चलिए भाई, सही है। फातिमा का भी बड़ी देर बाद मैसेज आया अभी, ठीक है, अच्छा, नहीं हो सकती है, कन्वर्टेबल है, तो ये सारी स्टेट आपस में एक दूसरे के अंदर कन्वर्टेबल है, ठीक है, मुस्कान अलीम, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सही है, नेक्स्ट टॉपिक इज एटम। सही है, तो एटम बेसिकली क्या होता है? सही, एटम के हवाले से आप लोगों ने चीज़ें पहले से ही भी कुछ ना कुछ पढ़ी होंगी। सही कि भाई एटम क्या होता है? भाई एटम इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सही, यानी कि बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे टाइनी, सबसे छोटा जो पार्टिकल है हमारे पास, सही, वो क्या होता है? एटम होता है। सही, और एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ एटम। सही, और हर चीज़ इस यूनिवर्स के अंदर जो है वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है भाई? एटम से जो है वो मिलके बनी हुई है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या लिखी हुई भाई? सही, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। यानी कि मैटर यानी कि हर चीज, अभी हमने देख लिया ना कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, यानी कि इस में जितनी मैटर के अंदर जितनी भी हमारे पास स्टेट्स हैं, सही, ये सारी की सारी किस चीज से मिलके बनी हुई है? इनका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सही, वो हमारे पास क्या होता है भाई? वो होता है हमारे पास एटम। सही, सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सही है, एटम, सही, एटम आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। अब इसका मतलब भी यही है कि भाई सबसे बेसिक यूनिट यानी कि सबसे छोटा यूनिट जो है, सही, मैटर का, वो हमारे पास एटम ही होता है। सही, अब एटम खुद किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है? सही है, अब ये हमें देखना है। सही है, तो अगर हम एटम को स्टडी करते हैं, सही है, एटम को अगर हम स्टडी करते हैं तो भाई हमारे पास जो है एटम में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है उसका सबसे सेंटर पार्ट। सही है, एटम के अंदर जो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है उसका सबसे सेंटर पार्ट। सही है, दो इसके अंदर प्लेसेस हैं जिनके जो नाम है वो आपको याद रखने। सही है, इसका जो सबसे सेंटर पार्ट होता है, सही, ये हमारे पास क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर, सही, हमारे पास दो चीज़ें मौजूद होती हैं। सही है, एटम के इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो चीज़ें मौजूद होती हैं, और ये अंशरा ने बताया कि भाई ये हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? एक होता है हमारे पास प्रोटॉन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास न्यूट्रॉन। सही है, तो एक होता है हमारे पास प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है हमारे पास? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द सेंटर पार्ट, यानी कि जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद रहते हैं। सही, अब सबको ये बात पता है और सब मुझे लिख के बता भी रहे हैं कि भाई सर के एटम के अंदर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल 3 होते हैं। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। सही, और कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सही, तो जिसमें से अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो न्यूक्लियस जो इनके जो सबसे सेंट्रल पार्ट है, सही, इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन भी मौजूद रहता है, सही, और इलेक्ट्रॉन भी मौजूद रहता है। तो सर फिर इलेक्ट्रॉन, क्या नाम है, न्यूट्रॉन भी मौजूद रहता है, तो सर फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर कहाँ होते हैं? सही, तो इलेक्ट्रॉन्स
आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सही है, तो ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। सही, और जिन रस्तों पे, जिन पाथ पे ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इन पाथ को कहा जाता है शेल या फिर ऑर्बिट। सही, शेल या फिर ऑर्बिट। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास अगर एटम में हम प्लेसेस की जिक्र करें, प्लेसेस का जिक्र करें कि भाई कितनी जगहें होती हैं, भाई दो जगहें हैं। सही, नंबर वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वो जगह है कि जहां पे हमारे पास जो है एटम के जो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मौजूद रहते हैं। सही, और इसके अलावा जो दूसरी जगह है इसको हम कहते हैं शेल। सही, ये वो ऑर्बिट्स होते हैं, ये वो पाथ होते हैं जहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं। सही है, ये कंटिन्यूसली जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसकी मैं एक पिक्चर भी आपके साथ शो करता हूं ताकि एक आइडिया आपको मिले। देखें भाई, इस तरीके से ये जो हमारे पास सेंट्रल पार्ट है ये हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा न्यूक्लियस। सही है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस कहलाएगा। ठीक है भाई, और यहां पे आप देख रहे होंगे क्या आपको कुछ सर्कुलर पाथ नजर आ रहे हैं। सही है, ये सर्कुलर पाथ हमारे पास क्या कहलाएंगे, शेल कहलाएंगे। सही है, या फिर ऑर्बिट जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहां पे हमारे पास ये जो क्या नाम है, ऑर्बिट्स हैं। सही है, यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या कर रहे हैं भाई, रिवॉल्व कर रहे हैं। सही है, अच्छा अब बात कर लेते हैं भाई चार्जेस की। सही है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले भाई बात करते हैं हम प्रोटॉन की। सही है, प्रोटॉन, तो बताएं भाई प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जल्दी बताएं, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है। वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो दैट सर, ये तो सबको पता है, पॉजिटिव, वेरी गुड। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन पे क्या चार्ज रहता है भाई, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, वेरी गुड, नेगेटिव। ठीक है, और इसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है भाई, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, न्यूट्रल, यानी कि नो चार्ज। सही है, तो इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। सही है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। सही है, न्यूट्रल होते हैं ये लोग। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एटम था। ठीक है, अच्छा जो चीज़ें हमने डिस्कस करी है इसकी रिमेनिंग जो डेफिनेशन उसके अंदर लिखा हुआ है, एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वेयर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है भाई, अब इलेक्ट्रॉन एटम से रिलेटेड किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से जो है वो पूछ ले, और मैं फिर स्लाइड को जो है वो चेंज कर रहा हूँ, जल्दी से पूछ ले भाई, जल्दी जल्दी, फास्ट। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके लिख दें, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 सेकेंड जल्दी से। ओके, 5 तारीख ओके की रिपोर्ट, चलिए। ठीक है, हो गया, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है मॉलिक्यूल। सही है भाई, मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट इज मॉलिक्यूल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, ग्रीक जो साइंटिस्ट है उसमें 3rd नंबर पे आता है डेमोक्रिटस, इन्होंने डिस्कवर किया था, डेमोक्रिटस। ठीक है, मारुफनास। ठीक है, डेमोक्रिटस। अच्छा, फिर इसके बाद जो है, सही, अब नेक्स्ट में मूव करते हैं भाई। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सही, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। सही है, तो सबसे पहली जो इसके पास ये जो लाइन है, सही है, इसके अंदर अगर हम पढ़ें तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई जो मॉलिक्यूल्स हैं, सही, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, सही, दैट आर हेल्ड टुगेदर
बाय अ केमिकल बॉन्ड, यानी कि मॉलिक्यूल जो है ये भी किस चीज से मिलके बना हुआ है भाई, सही, ये भी एटम से ही मिलके बना हुआ है, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया ना कि भाई सारी चीजें, सही, सारे मैटर्स के जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है, एटम है। तो मॉलिक्यूल भी फिर किस चीज से मिलके बना होगा भाई, एटम से ही मिलके बना होगा, सही। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स, सही। तो ये हमारे पास जो है वो केमिकल बॉन्ड्स के जरिए जब एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। अब जैसे भाई फॉर एग्जांपल भाई हमारे पास जो है, सही है भाई, यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, ये है ऑक्सीजन, सही है, ये ऑक्सीजन का एटम है, सही है। और ये ऑक्सीजन का एटम जो है वो दो किन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है भाई, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, सही है। तो ये हमारे पास जो H2O, वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O, सही, ये उसकी एक मैंने आपको जो वो मॉलिक्यूलर जो इमेज है वो शो कराई है, सही है, ताकि आप देख सको कि भाई इसके अंदर हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है और तीसरा भी हाइड्रोजन का एटम है, और ये तमाम एटम्स जो हैं वो आपस में केमिकली बॉन्डेड हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, सही, ये फॉर्म कर रहे हैं हमारे पास, सही, क्या नाम है, H2O का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, सही है। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास जो है, सही, अब यहां पे हमारे पास जो है नेक्स्ट जो इसकी लाइन है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है भाई, दीज बॉन्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग्स एटम। अब आपका जो तीसरा, आई थिंक जो है वो तीसरा जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा या तीसरा चैप्टर है, सही। तो उसके अंदर हमारे पास आप जो है वो केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, सही है। तो केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली होती क्या है, केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की लेन देन यानी कि शेयरिंग करता है, या तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है या किसी का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, या फिर दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, तो उसके नतीजे में उन दो एटम्स के दरमियान में क्या क्रिएट हो जाता है, केमिकल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, सही है। तो यहाँ पे ये जो बात हमने की ना कि भाई मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम के मिलने से बनते हैं, और ये दो एटम्स हैं ये आपस में एक केमिकल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं, और ये केमिकल बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान कब बनता है, जब ये दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, सही। तो इसकी मुकम्मल जो केमिस्ट्री है वो तो हम पढ़ेंगे क्या नाम है, जो बॉन्डिंग का जो चैप्टर है उसके अंदर, सही, केमिकल बॉन्ड सारी चीज़ें जो है वो उसी के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ जो डेफिनेशन के अंदर जो पार्ट है उसको हमने पहले जो है वो क्लियर अप करना है, सही है, क्योंकि अब मैं केमिकल बॉन्डिंग को समझाऊंगा तो वो केमिकल बॉन्ड का चैप्टर शुरू हो जाएगा फिर, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दीज केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द एटम्स, दो एटम्स के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो फिर केमिकल बॉन्ड जो है वो बन जाता है, सही। अच्छा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लाइन है, सही, मॉलिक्यूल्स आर मोनो डाई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सही है। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं, सही, ये हमारे पास मोनो एटॉमिक भी होते हैं, ये हमारे पास पॉली एटॉमिक भी होते हैं, ये हमारे पास डाई एटॉमिक भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, सही है कि भाई किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है कि भाई उनके ऊपर उनको जो है वो क्या नाम दिया जाए, उनको मोनो एटॉमिक कहा जाए, सही, डायटॉमिक कहा जाए या पॉलीएटॉमिक कहा जाए, सही है। अब इसकी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सही है भाई, इसकी एग्जांपल है, सही, जैसे भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइड्रोजन है, सही है, वो बॉन्ड बनाता है एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ, सही है, और बना लेता है एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, क्या बना लेता है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन का एटम है, सही है, और ये एक हाइड्रोजन का एटम है, इनके दरमियान में एक केमिकल बॉन्ड बना, सही है, और इन्होंने क्या बना लिया भाई, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लिया। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूं, सही, कि भाई यहाँ पे हमारे पास इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, तो क्या जवाब देंगे आप, सही है, क्या जवाब देंगे, कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं, सही है, इसके अंदर हमारे पास दो एटम्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक, डाई का मतलब दो, सही है, तो इसको हम बोलेंगे डाई एटॉमिक।
अब मुझे आप बताएं कि ये जो हमारे पास क्या नाम है वाटर मॉलिक्यूल है, सही, इसके अंदर हमारे पास कितने एटम्स हैं? सही, इसके अंदर हमारे पास कितने एटम्स है भाई? एक एटम हाइड्रोजन का, दूसरा एटम हाइड्रोजन का और तीसरा एटम हमारे पास ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही, ये हमारे पास 3 एटम से मिलके बना है, सही है। तो इसको या तो हम, क्योंकि भाई 3 या 3 से ज़्यादा के लिए हम पॉली का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो इसको हम पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं या फिर ट्राई एटॉमिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्राई भी 3 के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहलाएगा और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा सही है, एक एग्जांपल है, जैसे ये भाई C यानी कि CH4, सही है। अब इसके अंदर एक एटम जो है वो कार्बन का है, जो कि बकिया 4 हाइड्रोजन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है, सही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, डाई एटॉमिक, क्या बोलेंगे भाई? पॉली एटॉमिक, वेरी गुड, क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा के लिए हम पॉली का लफ्ज यूज करते हैं, तो ये कहलाएगा हमारे पास पॉली एटॉमिक, ठीक है। इसी तरीके से भाई ये NH3 का मॉलिक्यूल है, सही, यानी कि इसके अंदर हमारे पास एक नाइट्रोजन है और 3 जो है ये हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हुए हुए हैं, तो इसके अंदर कुल मिला के हो गए 4 एटम्स, तो ये क्या हो जाएगा? पॉली एटॉमिक। तो भाई ये पॉली एटॉमिक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मोनो एटॉमिक रह गया भाई। मोनो का लफ्ज जो है वो कब यूज किया जाता है? मोनो का लफ्ज कब यूज किया जाता है? नहीं, 2 के लिए नहीं, क्योंकि 2 के लिए तो डाई का लफ्ज यूज करते हैं। 1 उमर, वेरी गुड, उमर ने कहा कि भाई मोनो का लफ्ज तब यूज किया जाता है जब कोई भी एक चीज का जिक्र किया जा रहा हो, सही है। हसान हाशमी ने भी सही बताया, सही, जब एक चीज का जिक्र किया जा रहा हो। तो इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल कि जिसके अंदर सिर्फ एक एटम हो, तो ऐसा एटम ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे कि हीलियम, इसकी एग्जांपल है हीलियम जो होता है ना, ये नोबल गैसेस के एक जो है वो हमारे पास एलिमेंट है, नोबल गैसेस का, सही, क्योंकि हमारे पास हीलियम जो है वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करता, सही है। अब ये अगर किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, सही है, तो फिर मजीद एटम इसके साथ एडअप नहीं होंगे, ये हमेशा क्या रहेगा? अकेला रहेगा, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि भाई ये जो हीलियम है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने एटम्स हैं? एक ही एटम है, सही है। तो इस तरीके से ये हमारे पास हीलियम जो है, सही, ये क्या कहलाएगा? मोनो एटॉमिक कहलाएगा, सही, क्या कहलाएगा भाई? मोनो एटॉमिक कहलाएगा। इसके अलावा और भी बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं, जैसे कि नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारे जो हमारे पास नोबल गैसेस के अंदर जितनी भी क्या नाम है गैसेस मौजूद हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारी वो गैसेस होती हैं हमारे पास जो कि किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग करती ही नहीं है। अब अगर किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं करेंगी तो फिर एक एटम से 2 एटम से 3 एटम होंगे ही नहीं, तो ये हमेशा क्या रहेंगे? अकेले। और अकेले एक के लिए क्या लफ्ज यूज किया जाता है? मोनो का लफ्ज यूज किया जाता है। तो इसलिए ये हमारे पास जो है वो मोनो एटॉमिक क्या नाम है मॉलिक्यूल कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो अगर एक एटम तो मोनो, 2 एटम तो डाई, 3 एटम तो ट्राई, सही, और फिर 3 से ज्यादा पे जितने भी होंगे हमारे पास वो सारे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास कहलाएंगे। सही, यहां तक बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़े भाई, यहां तक तो किसी को कोई मसला नहीं है? यहां तक किसी को कोई मसला नहीं है? जल्दी से ओके बोलते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? कोई मसला नहीं है? ठीक है। हसान हाशमी भी आ गया, अब्दुल हादी भी आ गया, सुनैना फरीद भी आ गई, ठीक है, उमर भी आ गया, ठीक है, सही है, हो गया भाई, हो गया, सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सटेंस, सही। सब्सटेंस बहुत आसान सी डेफिनेशन है, सही है। अ पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। अ पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। एवरी सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, सही है। अब यहाँ पे सब्सटेंस का लफ्ज़ एक कॉमन लफ्ज़ है, सही है। हम लोग मोस्टली जब कोई डेफिनेशन या फिर कोई भी टर्म लिख रहे होते हैं उसमें सब्सटेंस हम नॉर्मली अपने फ्रेजेस के अंदर यूज़ करते हैं, सही है। तो सब्सटेंस का लफ्ज़ उस मैटर के लिए कहा जाता है, सही है,
उस चीज के लिए कहा जाता है जो कि प्योर फॉर्म के अंदर होती है, जो कि प्योर फॉर्म में हो, सही है, यानी कि किसी दूसरी चीज के साथ कंबाइंड ना हो, सही है। अब जैसे कि भाई यहाँ पे इसमें कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल भी आ सकता है, कोई भी कंपाउंड भी आ सकता है, या फिर कोई भी जो एलिमेंट है, सही है, वो भी हमारे पास आ सकता है, सही है। जैसे कि भाई NaCl है, सही है, हमारे पास क्या है भाई NaCl। NaCl क्या होता है भाई टेबल सॉल्ट, सही है, टेबल सॉल्ट। तो अगर ये हमारे पास सिर्फ प्योर फॉर्म के अंदर है, सही, कोई दूसरी चीज इसके अंदर शामिल नहीं है, तो हम इसको जो है वो सब्सटेंस के टर्म से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ एक एलिमेंट की अगर हम जो है वो बात कर लें, भाई हमारे पास है क्या नाम है, हीलियम है, अभी हीलियम को ले लेते हैं, सही है। तो हीलियम ये भी हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको भी हम सब्सटेंस की जो टर्म है उससे हम रेफर कर सकते हैं, सही है। इसी तरीके से वाटर H2O है, सही है। अब ये भी अगर हमारे पास प्योर फॉर्म में है, सही है, तो ये इसको हम सब्सटेंस की टर्म से रेफर कर सकते हैं। डायमंड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉल्ट, टिन, जितनी भी चीजें, सक्रोज, बस शर्त क्या होती है, बस शर्त ये होती है कि भाई हमारे पास जो भी हमारे पास पीस ऑफ मैटर है, से पीस ऑफ मैटर है, से ये हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए, प्योर फॉर्म में होना चाहिए, सही है। तो अगर मैटर हमारे पास प्योर फॉर्म में है तो उसको हम सब्सटेंस की टर्म से रेफर कर सकते हैं। अब वो कोई भी कंपाउंड यानी कि ऐसी चीज जो कि मुख्तलिफ एटम से मिलके बनी हुई हो वो भी हो सकती है, सही, या फिर कोई भी एलिमेंट जो कि प्योर होती है, जो कि दूसरे एटम के साथ नहीं मिली हुई होती, सही है, जिसमें सिर्फ क्या नाम है सारे एटम सिमिलर होते हैं, सही है, तो वो भी उसके अंदर शामिल होगी। हाँ, ग्लूकोज भी उसमें शामिल है भाई, सही, ग्लूकोज भी उसमें शामिल होगा, NaCl भी शामिल होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई बात यहाँ पे, सही है। तो इसके अंदर मैंने कुछ एग्जांपल, भाई कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी चीज हो मैटर में, सही है, बस प्योर होनी चाहिए। इसके अलावा टेबल सॉल्ट हो गया, इसके अलावा टिन हो गया, सही है। तो एनीथिंग, सही, एनी मैटर, सही, विच इज इन अ प्योर स्टेट इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, इसमें कोई मसला, सब्सटेंस की टर्म में कोई मसला भाई, या फिर आगे की तरफ बढ़े? ओके लिख दें भाई, ओके, नो नहीं लिखा करें भाई, ओके लिखा करें, ये ओके 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 की रिपोर्ट सही है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट इज एलिमेंट, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म की लास्ट टर्म है एलिमेंट। सही, एलिमेंट हमारे पास जो है वो क्या होता है, सही, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ atoms having same atomic number and cannot be decomposed, सही, यहाँ तक, ठीक है, सही। an element is a substance made up of same type of atoms, सही। एलिमेंट हम उस सब्सटेंस को कहेंगे, उस चीज को कहेंगे कि जिसके अंदर जो तमाम तर एटम्स हैं, सही, वो हमारे पास क्या हो, सेम हो। अगर एटम्स सेम हैं, सही, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, एलिमेंट कहलाएगा, सही। अगर एटम सेम नहीं है, सही, एटम सेम नहीं है, सही है, तो हमारे पास वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा, सही है। हाँ, फिर उसको हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, उसको सब्सटेंस कह सकते हैं, सही है, लेकिन उसको एलिमेंट नहीं कहेंगे, सही है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, सही, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, मेरे पास क्या है भाई, एक पीस है, और ये पीस है किसका, सोडियम मेटल का, सही है। अब ये सोडियम मेटल का जो पीस है, ये प्योर सोडियम मेटल का पीस है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमारे पास एटम्स मौजूद हैं ये सारे के सारे किसके हैं भाई, सोडियम के हैं, सब किसके हैं, सोडियम के, Na, सही, सोडियम का सिंबल होता है ना Na, सही। तो अगर मेरे पास एक पीस ऑफ सोडियम मेटल मौजूद है और उसके अंदर अगर तमाम एटम्स जो हैं वो सोडियम के हैं, सही, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा एलिमेंट, सही, क्या कहलाएगा, एलिमेंट। लेकिन अगर हम सोडियम का रिएक्शन करा दें किसके साथ, क्लोरीन के साथ, सही है, सोडियम का रिएक्शन किसके साथ करा दें भाई, क्लोरीन के साथ करा दें, और जब सोडियम क्लोरीन के साथ मिलता है तो ये बनाता है क्या, NaCl। तो अब मुझे बताएं कि क्या मैं NaCl को एलिमेंट कहूंगा, बताएं, मैं क्या NaCl को एलिमेंट कहूंगा, नहीं कहूंगा, सही है, मैं NaCl को एलिमेंट
नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? बिकॉज इन NaCl both atoms are not similar, both atoms are not similar. say it's a molecule. मास तारिक वेरी गुड. it's a molecule. मैं इसको molecule कहूंगा, मैं इसको substance कहूंगा, लेकिन मैं इसको एलिमेंट नहीं कहूंगा क्योंकि इसके अंदर एटम सेम नहीं है। सही है, तो अगर एटम सेम होंगे, सही है, तो फिर ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। सही है, और अगर एटम सेम नहीं होंगे तो फिर ये हम इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। सही है, क्या कह सकते हैं भाई? मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, और हम इसको सब्सटेंस भी कह सकते हैं। सही है, लेकिन हम इसको एलिमेंट नहीं कहेंगे। सो द एलिमेंट आर दो सब्सटेंसेस से इन विच ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। सही है, एक जैसे होते हैं। सही है, अगर एक जैसे ना हो तो फिर उन्हें हम एलिमेंट नहीं कह सकते, उन्हें हम सब्सटेंस या मॉलिक्यूल बोलेंगे। बात क्लियर हुई आपको? सही है, ये वाली बात क्लियर हो गई आपको? है भाई? ठीक है, सही है। एक तो एक रेजर निकल रहा है भाई। अच्छा, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स भी शामिल करी हैं। सही है, उसको देख लेते भाई। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली थी, क्या नाम है, कॉपर। जैसे कॉपर है, कॉपर का एक अगर हम पीस ले लें, सही, तो उसके अंदर सारे एटम्स क्या होंगे भाई? कॉपर के ही होंगे, तो वो एक एलिमेंट कहलाएगा। इसके अलावा गोल्ड हो गया। सही, गोल्ड अगर हम लें तो उसके अंदर सारे एटम्स हैं वो गोल्ड के ही होंगे, तो वो एक एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरीके से आयरन हो गया, तो आयरन के अंदर भी सारे एटम्स जो हैं वो हमारे पास आयरन के ही होंगे, तो वो हमारे पास सिर्फ एलिमेंट ही कहलाएगा। सही है, तो सब हमारे पास अगर सबके एटम्स जो हैं वो सब सेम हो, ठीक है। हाँ, इरेजर जो है ना ये खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अभी आते हैं तो मैं खुलवाता हूँ। सही है, इरेजर जो है ना वो यहाँ से खुल नहीं रहा। एक मिनट, आ गया और क्या। सही है ना, यहाँ पे आ नहीं रहा अभी, ठीक है। तो इसलिए अभी जो मैं रब नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सही, ये तो आ गया, ठीक है। तो एलिमेंट जो है ये हमारे पास मुकम्मल हुआ। अच्छा, किसी को एलिमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम? सही, तो कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल सही से डेवलप करने के भाई एलिमेंट हमारे पास क्या था कि जिसके अंदर एटम्स जो हैं वो सब के सब क्या होते हैं भाई? सेम होते हैं। अगर एटम सेम ना हो तो उसको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और उसको हम सब्सटेंस भी कह सकते हैं। लेकिन एलिमेंट के लिए शर्त क्या होती है? तमाम एटम्स का सेम होना। ओके की रिपोर्ट भाई? ठीक है भाई, समझ में आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास, अब देखें ये टॉपिक जो है ना ये मुकम्मल हो गया। सही है, अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। सही है, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारे पास है वैलेंसी। सही है, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी को समझते हैं। अच्छा, वैलेंसी जो है ना मतलब समझ लें बड़ा ही ऐसा टॉपिक है जो कि जो है ना केमिकल बॉन्डिंग के समझ लें एक किनारे पे है। सही है ना, मतलब अगर वैलेंसी को अगर मैं समझाना शुरू करूं तो एक तरीके से मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो इसलिए मैंने बड़ा स्पेसिफिकली इसको रखा है कि इसके अंदर वो चीज़ें जो इसकी डेफिनेशन के लिए समझनी ज़रूरी हैं, सही है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। सही है, और वो चीज़ें जो कि इसको केमिकल बॉन्डिंग से जोड़ती हैं उसको अभी मैं थोड़ा सा रोकूंगा, क्योंकि वो जब हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे ना तो उसी में फिर हम शुरू करेंगे चीज़ें, ठीक है ना, ताकि आप जितनी अभी ज़रूरत है वो चीज़ अभी याद करें। सही है, ज़्यादा बर्डन जहन में ना लें, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट इज़ वैलेंसी? वैलेंसी क्या होती है? सही, तो वैलेंसी की डेफिनेशन है द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी कि किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग पावर है, सही है, यानी कि वो कितने मजीद एटम के साथ जुड़ सकता है, वो कितने मजीद एटम के साथ जुड़ सकता है, ये उसकी वैलेंसी डिटरमाइन करती है। वैलेंसी का मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो खाली जगहें, कि भाई किसी भी एटम के पास कितनी खाली जगह मौजूद होती है कि वो मजीद एटम को उन खाली जगहों में आके क्या कर सके? जोड़ सके। कंबाइनिंग पावर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। अब जैसे कि भाई यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पे जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कंबाइनिंग पावर क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो कितनी है भाई? हमारे पास 2 है। सही है, तो ये 2 एटम के साथ यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट पे आते हैं, तो भाई कार्बन। अब यहाँ पे कार्बन की आप मुझे बताएं, ये कार्बन की कितनी वैलेंसी है? कार्बन की वैलेंसी बताएं।
4, वेरी गुड फातिमा, सही है। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो 1 2 3 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई हमारे पास, 4 हो गई, सही है। यानी कि कार्बन एक वक्त में 4 एटम्स के साथ जो है वो बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, सही है। इसी तरीके से हमारे पास आते हैं क्या नाम है, अमोनिया, सही। तो अमोनिया के अंदर ये जो नाइट्रोजन है ये आपको कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है भाई, 1 2 3, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई भाई, 3 हो गई, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन की वैलेंसी आ गई 3, सही है। तो एट अ सर्टेन टाइम, सही, एक टाइम के अंदर कोई भी एटम कितने मैक्सिमम एटम्स के साथ, मजीद एटम के साथ जुड़ सकता है, ये जो है वो उसका वैलेंसी नंबर कहलाता है, सही। यानी कि ये वैलेंसी डिटरमाइन करती है कि वो कितने मजीद एटम के साथ जो है वो जुड़ सकता है। सो द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अच्छा, अब ये डिटरमाइन कौन करता है, सही, द वैलेंसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, सही। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के वो इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद हैं, वो ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या नाम है, इस एटम की कितनी वैलेंसी होगी, सही है। अब यहाँ पे जो है ना कुछ जगहों पे जो है वो कुछ लोगों की मिसकंसेप्शन होती है, सही है, कि भाई कि अगर जो है कोई भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी नंबर भी क्या होगी, 3 होगी। अगर किसी एटम के आखिरी शेल के अंदर जो है वो क्या नाम है 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 2 होगी। ऐसा नहीं होता, सही है, ऐसा नहीं होता, सही। यहाँ पे एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर समझेंगे, सही है। लेकिन हाँ, ये चीज़ कि किसी भी एटम की कितनी वैलेंसी होती है, सही, ये उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब किस तरीके से डिपेंड करता है ये हम केमिकल बॉन्डिंग का जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, सही। लेकिन अभी जो बात आपने याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि वैलेंसी नंबर ऑफ एनी एटम और एनी एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, कि वो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, सही है। अब कैसे, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में समझेंगे। अच्छा सर, मेरे साथ इंटरनेट का मसला आ रहा है सर, रिकॉर्डेड लेक्चर कब अपलोड होंगे? रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा जो है ना कल या परसों से अपलोड हो जाएंगे, ठीक है ना, मेरे सही, कल या परसों से अपलोड हो जाएंगे और कल परसों से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे आपके ग्रुप्स में, ठीक है, सही है। वहीद हम्माद, ठीक है भाई, सही है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन गेन, लूज और शेयर, सही है। तो वैलेंसी नंबर जो है इलेक्ट्रॉन की उस तादाद को कहा जाता है जो कि वैलेंस शेल के अंदर मौजूद होती हैं और जो कि या तो गेन किए जा सकते हैं, या तो लूज हो जाते हैं, या फिर शेयर हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जब भी 2 एटम्स के दरमियान में बॉन्डिंग बनती है तो या तो एक एलिमेंट एटम देता है या फिर एक एलिमेंट एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है, या फिर दोनों एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना या जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ये किन इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है भाई? ये बात हो रही है उन इलेक्ट्रॉन्स की जो कि कहाँ मौजूद होते हैं हमारे पास, से ये हमारे पास मौजूद होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद होते हैं, सही, उन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और उन्हीं के जरिए एटम जो है वो आपस में एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है, ओके, सही है भाई। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, सही है। अब हम आगे की तरफ बढ़े, सही है, ओके लिख दें ताकि फिर हम जल्दी से आगे की तरफ जाएं क्योंकि क्लास में टाइम भी कम रह गया। ओके ओके ओके, सही, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, सही ना, सही, आगे की तरफ, ओके ओके, लेट्स मूव। अच्छा, मैंने कुछ एक चार्ट आपके साथ शेयर करी है, वैसे आपकी बुक के अंदर ही मौजूद है और हमारे जो नोट्स होंगे उसके अंदर भी ये मौजूद होगी। इसके अंदर जो है हमने कुछ एलिमेंट्स को एनलिस्ट किया है, ये 20 एलिमेंट्स को हमने एनलिस्ट किया है, सही है। ये उनके सैम्पल्स हैं और ये उनके वैलेंसी नंबर्स हैं, सही है, जो कि हमने यहाँ पे शो की हुई है, सही है। तो इसमें यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का वैलेंसी नंबर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो
एक क्या नाम है एटम के साथ बॉन्डिंग एट अ टाइम बना सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से हीलियम जो है इसका वैलेंसी नंबर 0 है, इसका मतलब हीलियम किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं बनाता, सही है, ठीक है। हीलियम जो है वो किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं बनाता। अच्छा आसान नहीं, मैंने समझिए, ठीक है, मैं अच्छा उसको समझा दूंगा इसके आखिर में ना, ठीक है। और लिथियम का सही, लिथियम का वैलेंसी नंबर जो है वो हमारे पास 1 है, इसका मतलब ये भी एट अ टाइम सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ अटैच होता है। हाँ नोबेल, अभी मैंने बताया ना हीलियम इज अ नोबेल गैस, सही, इसलिए वो किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं करती, सही है। हीलियम एक नोबेल गैस है इसलिए वो किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं करती, सही है। तो इसी वजह से इसका वैलेंसी नंबर भी हमारे पास क्या होता है भाई, इसका वैलेंसी नंबर भी 0 होता है। तो जिन जिन का भी वैलेंसी नंबर 0 है ना, आप देख लो वो सारे नोबेल होंगे, सही है। चेक करते हैं, ये रहा 0 किसका है भाई, नियॉन, सही है। ये रहा 0 किसका है भाई, आर्गॉन। तो इसके अंदर 3 है, लिथियम सॉरी हीलियम, नियॉन और आर्गॉन। So these three have valency number 0, that means they are not combining with any atoms, और इन क्या नाम है, इसलिए इनका वैलेंसी नंबर क्या है, 0 है, क्योंकि ये किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होते, ठीक है। बाकी जिन जिन के साथ भी नंबर्स लिखे हुए हैं, सही है, इनका मतलब ये है कि भाई इनकी वैलेंसी नंबर यानी कि ये इतने इतने एटम के साथ मैक्सिमम एक टाइम के अंदर अटैच हो सकते हैं, सही है। ये वाली बात क्लियर है आपके, ये वाली बात क्लियर है, आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। अच्छा अब टाइम जो है वो हमारे पास थोड़ा सा रह गया है शॉर्ट, सही है। तो जल्दी से आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे करूंगा, तो जो नए बच्चे हैं इस बार वो भी हमारा जो है वो साथ देंगे, सही है। और फिर जो है वो हम यहाँ पे जो है वो इस क्लास को जो है वो मुकम्मल करेंगे, सही है। तो जल्दी से अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये केमिकल फार्मूला अब ये सारी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो फिर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो क्लास का टाइम है वो कम है, सही है। तो ये सारी जो चीज़ें रह गई हैं 2-3, सही है, वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्विज मैं जल्दी से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि जो है वो हमें आंसर्स मिले, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, भाई तैयार है ना सब, सही है, तैयार। अच्छा जी, तो जल्दी से पहला क्वेश्चन अभी यार मैं हट जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, सही है, कि भाई हम किस चीज़ को बाय फिजिकल मीन सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, सब्सटेंस। वेरी गुड, मिक्सचर, वेरी गुड, ये माज ने जवाब दिया है मिक्सचर, सही भाई। मिक्सचर को हम जो है वो बाय फिजिकल मीन जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, सही है, सही है। तो इसको हम जो है वो फिजिकल मीन, जैसे कि भाई हमारे पास चावल है, सही, चावल में चीनी हमने डाल दी, सही है, तो उसको हम फिजिकली हम क्या कर सकते हैं भाई, सेपरेट कर सकते हैं ना, सही। इसके लिए कोई केमिकल रिएक्शन कराने की तो ज़रूरत नहीं है, सही है, तो उसको हम फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय फिजिकल मीन्स हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, बाकी एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, सब्सटेंस हो गया, इसको सेपरेट करने के लिए हमें जो है केमिकल रिएक्शंस कराने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम इज कॉल्ड, जल्दी से, डाई, वेरी गुड, पहला आंसर आया है अंशरा का, डाई एटॉमिक, सही है। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि 2 एटम्स वाले होते हैं, सही है, वो हमारे पास डाई एटॉमिक कहलाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज, पीस ऑफ मैटर इन प्योर, बहुत आसान है, डी, अच्छा रुमैसा ने सब लिखा है, ठीक है, सबका मतलब मैं समझ गया, सब्सटेंस, ठीक है। तो भाई रुमैसा ने पहला आंसर दिया था, तो ये जो है भाई डी जो है इज द राइट आंसर, सही है। अ पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म इज टर्म्स एट सब्सटेंस, सही है। तो ये हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी भी है कि भाई कोई भी मैटर जो कि अपनी प्योर फॉर्म के अंदर होता है वो सब्सटेंस कहलाता है, क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। अच्छा अभी किसी बच्चे ने जो है वो एक कमेंट किया था, मैंने उसको पढ़ लिया कि भाई वैलेंसी नंबर के साथ सर प्लस और माइनस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और कि भाई किन के साथ अगर प्लस लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता है और माइनस लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो क्या नाम है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्विज जो है वो मुकम्मल हो गया। अब जल्दी से टास्क देख लेते हैं कि आज का जो टास्क है हमारा, जो कि आपने नेक्स्ट वीक तक कवर करना है, तो देख लेते भाई। लर्न इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी हैं, मैटर हो गया, एलिमेंट हो गया, सब्सटेंस हो गया, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, सही, इसको आपने जो है वो याद करना है। बाकी लर्न
व्हाट इज़ वैलेंसी, सही है, वैलेंसी के हवाले से हमने जो अभी मुकम्मल डिस्कशन करी है, सही है, उसको आपने जो है वो याद करना है, ठीक है। और इसके अलावा अभी केमिकल फार्मूला, सही है, और कंपाउंड और मिक्सचर का टॉपिक आज नहीं हो सका, तो इंशाल्लाह उसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में एडअप कर दूंगा। और प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की जो प्रैक्टिस है ना वो लाजमी है, आपने जो है वो करनी होगी, सही है। इसके लिए मैंने आपको बताया बुक्स भी आप देख सकते हैं, सही है। लेकिन मेन जो चीज़ होती है, आप अगर जो है ना एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है ना वो ये कर लें कि जो छाजो की जो ऐप है ना, अगर वो आप उसको डाउनलोड कर लें तो उसमें बड़े आसान और अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ को समझाया भी गया हुआ है और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, सही है। तो अगर आप वो भी सॉल्व करेंगे ना, क्या नाम है, तो उससे भी काफ़ी आपको हेल्प आउट हो जाएगी, ठीक है भाई। तो जो है यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये जो आज का लेक्चर था वो मुकम्मल हो गया। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी चीज़ मसला हो तो वो पूछ ले, ताकि हम आज का लेक्चर जो वाइंड अप करें। अच्छा, आज की क्लास में जो जिसको समझ में आई है वो थोड़ी सी तारीफ भी करे, भाई हैं इतनी मेहनत करी है मैंने, ठीक है। और अच्छा, आवाज़ अटक रही, अच्छा, तो नेट भी ख़त्म हो गया, सही है। तो नेट का थोड़ा इशू चल रहा है, थोड़ा वेदर भी ऐसा हो रहा है ना, कहीं जगह बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, ठीक है। सही है, आपको लेक्चर अच्छा समझ में आया, कोई इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है आज की किसी भी बात के अंदर? थैंक यू मास। रोमेशन नो क्या होता है, तारीफ करो। मारूफ नाज बहुत अच्छे से समझाया, समझ आया, वेरी गुड, ठीक है, सही है। यू आर अ ग्रेट सर, ये हुआ ना, हसन हसन सही बंदा है, ये अच्छी जो है वो तारीफ़ करता है, ठीक है भाई। मुस्कान, अभी जो है ना तारीफ़ों का सेशन चल रहा है, सही है। अभी सवाल जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में पूछेंगे, ठीक है, सही है। लेकिन जो जो सवाल है वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, तो उसको जो है वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो अब लेक्चर को हम कर रहे हैं वाइंड अप, सही है। तो ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ओके।